हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो टीचिंग का हमने जो इससे पहले वीडियो किया था उसमें हमने टीचिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था। वहाँ पर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, नेचर को समझा, और इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग देखी थी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर स्फेयर होती हैं। अब आज हम टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे टीचिंग वेरिएबल्स को, उनके फंक्शंस देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे फेजेस और लेवल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टीचिंग का आपका प्रोसेस है उसमें आपके 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जिसे हिंदी में चर कहते हैं। पहला हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। आश्रित चर जो होता है वो आपका टीचिंग के प्रोसेस में कौन हुआ? स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? टीचर के ऊपर। टीचर जैसा पढ़ा रहा है वैसा ही स्टूडेंट को समझ में आएगा। जो भी उसे समझना है उसके लिए वो किस पे डिपेंडेंट है? टीचर पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर? टीचर। जितनी भी टीचिंग लर्निंग में एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है वो कौन करेगा? वहाँ पर फ्री होता है टीचर, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से इन सब चीज़ों को डिज़ाइन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल है वो कौन है? शिक्षक यानी कि टीचर। और तीसरे होते हैं आपके इंटरमीनिंग वेरिएबल्स, जिसमें आपके आ जाएंगे कंटेंट और स्ट्रेटजीज ऑफ प्रेजेंटेशन। जो भी विषय वस्तु या जो भी कंटेंट आपको बच्चों को पढ़ाना है वो किस तरीके से आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, वो सब चीज़ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। इसीलिए क्या होते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। अगर ये डिस्टर्बिंग होंगे, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है, और आपके अगर जो भी आप अच्छे मेथड्स या स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कंटेंट को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं इन वेरिएबल्स के फंक्शंस को। तो फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स में पहला फंक्शन है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शन यानी निदानात्मक कार्य। तो निदानात्मक कार्य में देखिए टीचर के एंड पर क्या डायग्नोस्टिक फंक्शंस होते हैं। टीचर को डायग्नोस करना होता है बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो चलता है, इनपुट होता है आपका एंटरिंग बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। मतलब बच्चा पहले से कितना जानता है। टीचर को पता होना चाहिए बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, उसी को आधार बनाकर उसे नया ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है जहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलेगी, जहाँ पर बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। रियल टीचिंग होनी है, यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद आउटपुट जो निकलता है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं चेंज इन बिहेवियर से। यानी आपको क्या लाना है? बच्चे के व्यवहार में डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। डिज़ायरेबल मतलब वांछनीय, जैसा परिवर्तन आप बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं वो परिवर्तन बच्चे में आना चाहिए, बच्चे के व्यवहार में आना चाहिए, वो होता है आउटपुट। तो यहाँ टीचर को क्या करना है? सबसे पहले डायग्नोस करना होता है एंटरिंग बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। बच्चा पहले से कितना जानता है, किस चीज़ का उसे कितना ज्ञान है, क्या उसकी एबिलिटीज़ है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ है, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर पाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर टीचर को डायग्नोस करनी होती है। और उसके बेसिस पर टीचर क्या करता है? कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का मतलब है जो भी बच्चों को पढ़ाना है उस चीज़ों को सही तरीके से एलिमेंट्स में तोड़ना, उनके तत्वों में उसे विभाजित करना, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करना, ठीक है। ताकि बच्चा जो है, जैसे सरल से हम कठिन की ओर जाएंगे, पहले बच्चे को आसान चीज़ें जो पहले से वो जानता है उसको आधार बनाकर आप उससे एग्जाम्पल्स रिलेट करते हुए सिखाना शुरू करेंगे, और फिर आप जटिल चीज़ों की तरफ जाएंगे, टफ चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो कंटेंट एनालिसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एंटरिंग बिहेवियर। ये 2 फंक्शंस आपके डायग्नोस्टिक फंक्शन टीचर के एंड पे होते हैं। स्टूडेंट भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक फंक्शन करता है। क्या करता है वो? डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सेज। जब बच्चा पढ़ने आया है तो वो क्या करेगा? वहाँ पर जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसे वो चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, उससे कैसे पता चलेगा? उतना ही, अगर मान लीजिए उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स दे पा रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ें उसे समझ में आ रही हैं, ठीक है। वो लॉजिकली उसको उसके दिमाग में जा रहा है। तो यहाँ पर डायग्नोस उसे करना होता है। उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, टीचर जिस भाषा में समझा रहा है वो चीज़ उसे समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। उसके अंदर उतनी एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी क्षमता के अनुरूप उसे समझ में आ रहा है, या फिर उसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ लग रहे हैं, या फिर जो भी कौशल हैं उसके अंदर इतने हैं कि वो जो चीज़ें उसे सिखाई जा रही है उसको ग्रास्प कर पाए, ठीक है। और एक्सप्रेशन मतलब जो उससे पूछा जा रहा है क्या वो उसे अभिव्यक्त कर पा रहा है, उसे एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये सब चीज़ें भी जो है ये स्टूडेंट के एंड पे डायग्नोस होती है। तो स्टूडेंट भी यहाँ डायग्नोसिस फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। वो ये देखता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसे कितना समझ में आ रहा है। फिर होते हैं आपके प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस।
प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस में क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। यहाँ पर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको प्रेजेंट कर रहा है, वही आपके प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस है। इसमें आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीचर के एंड पर। यहाँ पर टीचिंग स्किल्स सारे आपके लगेंगे, जो भी शिक्षण कौशल होते हैं, क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे, क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, किस तरीके से आप अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट करें कि बच्चा उसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये होगी आपकी, यहाँ पे आप टीचिंग स्किल्स शो करेंगे। साथ ही साथ आपके फीडबैक डिवाइसेस भी यहाँ पर काम करते हैं। फीडबैक डिवाइसेस मतलब आप जब बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा रिस्पांस दे रहा है, उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर फीडबैक भी उसी समय देना होता है। बच्चे ने सही कहा है तो उसको आप अच्छा फीडबैक दीजिए, प्रेज दीजिए। बच्चा कहाँ पे गलत है तो उसको आपको क्या करना है, आपको पनिश नहीं करना है, आपको सीधे उसको पहले सही आंसर की तरफ लेके जाना है, हिंट्स भी देने हैं, और इसके अलावा आपको बताना है कि बच्चा कहाँ गलत है और कैसे उसको ठीक कर सकता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ टीचिंग स्किल्स परफॉर्म किए जाते हैं और साथ ही साथ फीडबैक डिवाइसेस का भी यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस का, टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के व्यवहार में आपको वांछनीय परिवर्तन लेकर आने। स्टूडेंट जो है इस आपके फंक्शंस में थोड़ा लेस एक्टिव होता है। यहाँ पर स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज से टीचर को हेल्प मिलती है डेमोन्स्ट्रेशन में। ठीक है, बच्चा जिस तरीके के रिस्पॉन्स कर रहा है उससे टीचर को समझ में आता है कि बच्चा जो है वो टॉपिक को समझ पा रहा है या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो है अपने प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट पे आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर होते हैं आपके तीसरे इवैल्यूएशन फंक्शंस। इवैल्यूएशन फंक्शंस में आप क्या होगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन होगा किस चीज़ का, यहाँ ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस आपने परफॉर्म किए थे वो इफेक्टिव रहे या नहीं, कितना प्रभावशाली रहा आपका शिक्षण, बच्चा कुछ सीख पाया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवैल्यूएशन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि स्टूडेंट को क्या करना होता है, जो टेस्ट पेपर या जिस भी तरीके से आप बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, कोई क्विज ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर आपने दिया, चाहे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या आप उससे ओरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन को क्या करता है, डायग्नोस करता है, समझने की कोशिश करता है कि इसका उत्तर उसे आता है या नहीं। ठीक है, वहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरिया टेस्ट हो रहा है। जिस भी क्राइटेरिया पे आप बच्चे को टेस्ट करना चाहते हैं उसका आप पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे उस टेस्ट का, और फिर करेंगे इवैल्यूएट कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं। अगर बच्चा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा है, दैट मीन्स जो डिजायरेबल चेंज बच्चे के व्यवहार में आप लाना चाहते थे, यानी कि आप बच्चे को जो भी सिखाना चाहते थे बच्चा उसे सीख गया है। और अगर बच्चा उसे नहीं सीख पाया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपनी टीचिंग में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी। तो इवैल्यूएशन फंक्शन का बेसिक आपका जो ऑब्जेक्टिव है यही है, ये आप चेक करें कि बच्चा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस को कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर ये फॉलो हुए हैं, कितना अच्छे से बच्चा समझ पाया। स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा एक्टिव है, टीचर यहाँ पर लेस एक्टिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। तो देखिए आपके जो फेजेस ऑफ टीचिंग है वो किसने दी है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने दी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं कई बार इस पर। अब सबसे पहली जो स्टेज है इसकी वो है आपकी प्री एक्टिव फेज या फिर प्लानिंग फेज कहते हैं इसे, योजना चरण या पूर्व सक्रिय चरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पढ़ाने से पहले यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग फेज है, इसमें क्या क्या होती हैं एक्टिविटीज़ आपकी देखिए। सबसे पहले इसमें होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसे पढ़ाने से पहले आप कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं। टीचिंग जो है हमने पहले भी देखा है, ये क्या होती है, ये एमलेस नहीं होती या फिर आप कह सकते हैं उद्देश्यहीन नहीं है। हमेशा जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं कि बच्चे में आपको क्या परिवर्तन देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, यानी कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना है उसके ऊपर आप कंटेंट क्या बनाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाने वाले, क्या विषय वस्तु आप बच्चों को समझाने वाले, उसका सिलेक्शन होगा, उसका चयन होगा। फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजी, टीचिंग एड्स क्या यूज़ करेंगे आप, किस विधि से पढ़ाने वाले, किस तकनीक से पढ़ाने वाले हैं, क्या आपने लॉजिकल सीक्वेंस बनाया है, ठीक है, किस तरीके से आप बच्चे को प्रेजेंट करेंगे वो चीज़ें क्लास में, ये सब यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं। फिर है आपका सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी। क्लास में आप निर्देश किस तरीके से दें, किस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे जब आप ड्यूरिंग द क्लास टीचिंग कर रहे हैं। फिर देखिए डिसाइडिंग ड्यूरेशन, प्लेस एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम। तो ये जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो कितनी देर तक चलेगा, वो जगह क्या होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हम लैब में ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं कि बच्चों को, अगर हम ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। या हो सकता है कि आपको उन्हें बाहर ले जाकर, प्लेग्राउंड में ले जाकर, किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको बच्चों को चीज़ समझानी पड़े।
क्लासरूम से बाहर ले जाकर, या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कितनी ड्यूरेशन में आप पढ़ाएंगे, किस जगह पर आप पढ़ाएंगे और क्लास का अरेंजमेंट कैसा होगा। मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करानी है जहाँ पर आपको सेंटर में आप चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊँ और सारे बच्चे मुझे चारों तरफ से देखें, तो आप उसी तरीके से अपनी क्लास को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें डिसाइड करते हैं और ऐसे ही नेक्स्ट आपका डिसीजन लेते हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ा देंगे तो इवैल्यूएशन के टूल्स और टेक्निक्स क्या यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ये सब पढ़ाने के बाद उसका भी आप डिसीजन यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंटरैक्टिव फेज यानी कार्यान्वयन चरण। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग परफॉर्म की जाती है। लेकिन जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सेटिंग अप द क्लास। आप क्या करेंगे, क्लासरूम में जाकर पहले देखेंगे कि क्लासरूम आपके अकॉर्डिंग सेट है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्लास में जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमको पढ़ाना है बच्चे उस तरीके से नहीं बैठे हुए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करानी है जो आप चाहते हैं आप सेंटर में आप करें और बच्चे चारों तरफ से उसको देखें, ठीक है। या फिर आप छोटे छोटे ग्रुप्स में कोई एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं तो आप उस तरीके से ही बच्चों को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लासरूम में सेटिंग करनी है किस तरीके से आप बच्चों को टॉपिक पढ़ाने वाले। इसके बाद है नोइंग द लर्नर्स। आपको पता होना चाहिए जो आपके अधिगमकर्ता हैं वो किस स्टेज पे है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई बच्चा जो है वो किसी और मेथड से ही इस चीज़ को समझ पाएगा या फिर और भी कोई तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके कौन से अधिगमकर्ता किस तरीके के हैं, किस तरह के लर्नर्स आपके सामने बैठे हुए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, टीचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सेटिंग अप द क्लास में या फिर नोइंग द लर्नर्स में यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि आपको बच्चे के अंदर पहले क्या करना है, मोटिवेशन क्रिएट करना है, पहले जिज्ञासा जगानी बच्चों के अंदर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये होगा आपका क्लासरूम का सेटअप, ठीक है। आपने पूरा अरेंज किया क्लास को, पूरा सेट किया, बच्चों को मोटिवेट किया, उनको बेसिकली सीखने के लिए तैयार किया और उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये होगा आपका इंटरैक्टिव फेज में। और लास्ट आपका फेज होता है पोस्ट एक्टिव फेज, मूल्यांकन चरण, या इसे आप क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन फेज या मूल्यांकन चरण में। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, जो भी टीचिंग आपने करी है परफॉर्म उसका मूल्यांकन करना है। बच्चों ने क्या चीज़ सीखी और क्या चीज़ में कमी रह गई, ठीक है, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर चेंजेस। मतलब आप बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं, एग्जैक्ट क्या आप चाहते हैं कि चेंजेस इन बिहेवियर हमें नज़र आए, वो आप यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से उसको निर्धारित कर लेते हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। अब जो चेंज इन बिहेवियर आप देखना चाहते हैं उनको टेस्ट करने के लिए क्या डिवाइस, क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा, या कोई और एक्टिविटी के बेसिस पे आप बच्चों से करवा के देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिवाइस या टेक्निक जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और तीसरा देखिए ये आपका इवैल्यूएशन स्टेज में ही आता है, जहाँ पर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उसने एक बार पढ़ा लिया तो वो सम अप करे। क्लास छोड़ने के बाद अब उसे क्या करना है, रिकॉल करना है कि उसने क्लास में जो पढ़ाया, क्लासरूम टीचिंग कैसे गई, कहाँ कहाँ पे कोई कमी रह गई। अब ये कमियाँ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि टीचर अगली बार जब क्लास में जा रहा है उसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर के लिए अपनी टीचिंग टास्क को सम अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में देखिए आपके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है मेमोरी लेवल, जिसे हिंदी में आप कहते हैं स्मृति स्तर। फिर होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसे आप कहते हैं बोध स्तर। और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे आप कहते हैं चिंतन स्तर। अब देखिए मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है यानी स्मृति स्तर का शिक्षण, यहाँ पर बेसिकली आपको बच्चों को सिर्फ रटाना होता है और ये छोटी क्लासेस में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। हम जैसे नर्सरी केजी वगैरह में पढ़ाते हैं बच्चों को ABCD और भी जो जैसे BAT बैट, CAT कैट ये सब रटाया जाता है, टेबल्स जो हैं उनको रटवाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मेमोरी लेवल में बेसिकली यहाँ पे आपको बच्चे को चीज़ें रटवानी है, ठीक है। ये लीस्ट थॉटफुल है, यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं है, आपको बस बच्चे को मेमोराइज करवाना है चीज़ों को। फिर सेकेंड लेवल होता है आपका बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आने के लिए आपको मेमोरी लेवल जो की टीचिंग जो है वो कंप्लीट करनी है, यानी कि बच्चे का ये वाला लेवल कंप्लीट होना चाहिए। बच्चा ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ABCD टेबल्स और जो बेसिक आपकी चीज़ें वो सब उसे आनी चाहिए, तभी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें क्या होता है, बच्चे समझ के चीज़ें करते हैं। तो यहाँ आपको बच्चों को समझाना मेन मोटिव है, ठीक है। बच्चों का क्या होना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये थोड़ा थॉटफुल होता है, यहाँ पे आपको सोच समझ के बच्चों को टीचिंग करवानी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ। फिर अगर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो आपके ये दोनों लेवल्स जो है कंप्लीट होने चाहिए, तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे बढ़ोगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है आपका चिंतन स्तर।
यहाँ पर जो कक्षा में वातावरण होता है बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम होती है बच्चों को, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अपने आप चिंतन करके वो चीज़ों को सीख रहे हैं। ये होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग विच इज़ मोस्ट थॉटफुल। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसका पिरामिड भी है, यहाँ से हम इधर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये थे आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, और आज का कंटेंट इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।